इनोवेशन मैनेजमेंट। इनोवेशन मैनेजमेंट क्या चीज है? आपने इनोवेशन को किस तरह से मैनेज करना है। अब हमेशा आप एक चीज लर्न करोगे कि देयर इज अ बेटर वे टू डू इट एंड फाइंड इट। एडिट थॉमस एडिसन का ये कोट है कि मतलब एक काम हो रहा है, आप मजीद उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब उसको ढूंढो, आप उस काम को मजीद बेहतर किस तरह से कर सकते हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हो जिस तरह से नॉर्मली काम हो रहा है। अब बहुत सारी इन्वेंशन होती हैं, उनमें से बहुत थोड़ी सी आप कमर्शलाइज होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्वेंशन का आप कर दो सिंपली, इससे ये मतलब नहीं है कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा। चांसेस आर कि वो इन्वेंशन कैंसिल हो जाएगी, या कस्टमर को अच्छी नहीं लगेगी, या इन्वेंशन इतनी फालतू होगी जैसे कस्टमर्स को जरूरत ही नहीं होगी, या एक मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट होता है। मार्केटिंग मायोपिया अब क्या चीज है कि आपने आइडेंटिफाई ही गलत जरूरत की हुई है कस्टमर की। आपने आइडेंटिफाई किस तरह से गलत जरूरत की हुई है कस्टमर की कि आपको लग रहा है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको लग रहा है कस्टमर को चूहे मारने की मशीन चाहिए, वो चूहे माउस ट्रैप्स चाहिए। हालांकि कस्टमर को माउस ट्रैप्स नहीं चाहिए। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कस्टमर को माउस ट्रैप्स चाहिए, क्यों छुटकारा जो पाना है वो सिर्फ माउस ट्रैप से वो पा सकते हैं, तो आप माउस ट्रैप्स ही बनाने लग जाओ सारा का सारा। हालांकि आपको ये भूल रहे होगे कि कस्टमर माउस चूहों से छुटकारे के लिए वो जहर भी खरीद सकते हैं उनके लिए। वो आजकल अलग कारपेट टाइप चीज आ रही है, उसमें चिपक के मर जाते हैं, वो भी खरीद सकते हैं वो। उसके अलावा आप इस एक्सटर्मिनेटर्स को बुला सकते हो, सर्विस हायर कर सकते हो। तो आपके अलग अलग ऑप्शन मौजूद है। कस्टमर को चूहों से छुटकारा चाहिए, असल प्रॉब्लम चूहों से छुटकारा है, ना कि असल प्रॉब्लम ये है कि माउस ट्रैप्स की कमी है। तो इस चीज को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। तो मार्केटिंग मायोपिया की वजह से भी कभी कोई इन्वेंशन आपकी कमर्शलाइज नहीं हो पाती। अब इन्वेंशन टू कमर्शलाइजेशन काफी सारे मसले होते हैं। अब सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, जैसे इस तस्वीर में आप देख लो। अब वो चकोर पहियों के साथ जाने में उनको कोई मसला नहीं हो रहा, वो गोल पहियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। यू आर नॉट इनोवेटिव एंड योर कॉम्पिटिटर कीप ऑन इनोवेटिंग। अगर आप इनोवेटिव नहीं हो और आपके कॉम्पिटिशन इनोवेटिंग करता रहे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे बैंक्स की एग्जांपल देता हूँ, एचबीएल बैंक ने अपना ऐप डेवलप किया, तो उसकी देखा देखी बाकी बैंक्स को भी अपनी एप्स डेवलप करनी पड़ी। अगर एक बैंक ने डेवलप किया तो बाकी बैंक्स को भी करनी थी। अब इसका रीजन क्या था? अगर सिर्फ एक ही बैंक ने ऐप बनाई होती और किसी और की ऐप ना होती मार्केट के अंदर, तो सारे कस्टमर ऐप वाले बैंक के अंदर शिफ्ट हो जाते। तो उनको अपने कंपटीशन को देखकर भी शिफ्ट करना पड़ा। अब प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इज द मेन इंजन ऑफ कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली आपका इकोनॉमी स्टैग्नेट हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे। अब फर्म स्पेसिफिक किसी फर्म के ऊपर फोकस है या पूरे कंट्री वाइड फोकस है, हम ये रियलाइज करेंगे कि सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री वाइड भी हो सकता है, बल्कि पूरी कंट्री वाइड भी इनोवेशन हो सकती है। अब जगह पर भी देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि अब वेस्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मेंटेलिटी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जब लाउड स्पीकर्स बने थे बहुत पहले की बात है, तो काफी सारे मौलवियों ने क्या कहते हैं शोर मचाया कि शैतान की आवाज इस पे अजान नहीं दी जाएगी। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब रियलाइज करें कि नहीं, वो तो फायदे की चीज है। तो ये वो मतलब शुरू के अंदर उनकी रिलक्टेंस होती है। पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक वो वाला माइंडसेट है कि जब नई चीज आती है तो उसको पहले बुराइयां निकालते हैं, कुछ अरसे बाद दे स्टार्ट टू लर्न कि नहीं, ये चीज फायदेमंद हो सकती है। अब कोई भी कंट्री है तो उसको सबसे चला कौन रहे हैं? एंटरप्रेन्योर्स। क्यों एंटरप्रेन्योर्स कैसे चला रहे हैं? वही एकेडमिक्स वगैरह के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वही ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, सोसाइटी के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब एंटरप्रेन्योर इतनी सारी चीजों को फोकस कर रहा है, तो उसके अंदर स्टेट रोल क्या है, कंट्री किस तरह से उस चीज को एक्सेप्ट करवाता है, एंटरप्रेन्योर की जगह कैसे बनवाता है। अब एक इनोवेटिव फर्म है, उसका कस्टमर से इंटरेक्शन है, उसका सप्लायर से इंटरेक्शन है, उसका इंस्टीट्यूशन सेटिंग से इंटरेक्शन है, उनका फैक्टर कंडीशन से इंटरेक्शन है। लेकिन यहाँ तक इंटरेक्शन खत्म नहीं होता। वो रियलाइज करते हैं कि इंस्टीट्यूशन सेटिंग का भी फैक्टर कंडीशन से इंटरेक्शन है, इंस्टीट्यूशन सेटिंग का भी सप्लायर के साथ इंटरेक्शन है। तो इन सब चीजों का भी काफी सारे इंटरेक्शन, आप एरोज को फॉलो करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन सब चीजों के भी आपस में इंटरेक्शन हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अलावा ये सारी की सारी चीजें किन चीजों के लिमिट होती है? मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव रेगुलेशन, इन सारी चीजों के अंदर ये फिक्स होती है।
अब डिसीजन सेंटर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक द इन्फ्लुएंस इनोवेशन। इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है, किस तरह से इंस्टीट्यूशन आपका सेटअप हुआ है, आपकी कंपनी किस तरह चल रही है, उसका थिंकिंग क्या है। अब एंटरप्रेन्योर्स और फाइनेंसर्स का क्या रिलेशनशिप है, सोसाइटी परसेप्शन और न्यू डेवलपमेंट क्या है, सोसाइटी का इनकार तो नहीं करेगी या खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी को क्या वो बुरा मानते हैं या अच्छा समझते हैं। उसके अलावा एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिकेशन कितना है, कम्युनिटीज जो हैं उन दोनों में कितना ज़्यादा लिंकेजेस हैं। अब प्रोडक्टिव फोर्सेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो भी प्रोडक्टिव, जो लोग काम करना चाहते हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं जरूरत के वक्त या नहीं। अब आप बैंक के पास लोन, आपका एक कोई प्रोजेक्ट आया अच्छा सा, आप बैंक के पास लोन ले जाओ, बैंक कहते नहीं अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका तब तक वो किसी और कंट्री के पास चला जाएगा और आपका पास जो मौका था फायदा उठाने का वो नहीं रहेगा। अब इकोनॉमिक पैराडाइम के अंदर इम्प्रूवमेंट आना, कैपिटलिस्टिक चेंजेस, कैपिटलिस्टिक चेंजेस के अंदर क्या है, प्रमोटिंग कैपिटलिस्टिक चेंजिंग। बेसिकली ये है कि आपकी ओवरऑल कैपिटल सिस्टम जो है कंट्री का, पैसों वाला सिस्टम और ये बिल्डिंग्स वगैरह और किस तरह से पैसा हैंडल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ के अंदर इम्प्रूवमेंट आते रहना ये बहुत जरूरी है। अब शमटर क्या कहता है, शमटर क्या था कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ सस्ता खरीदा और प्रॉफिट थोड़ा सा कीमत बढ़ा के आपने प्रॉफिट के लिए बेचे, नहीं। ये काफी सारे एक न्यू प्रोडक्ट और न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है और आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म सोच है हमारी, शॉर्ट टर्म नहीं है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के ना सिंपली उन्होंने ये कहा है कि ये ना हो कि आप सस्ती चीज खरीद के महंगी करके बेचने लग जाओ तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होगी, नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपने जो पहले से काम चीजें हो रही थी आपने उसके ना चेंजेस लेकर आ गए। आपने शॉर्ट टर्म या आपने लॉन्ग टर्म सोचा, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं किया। अब कॉन्ट्रेक्टिव वेव्स हैं ये K1, K2, K3, K4, K5। अब ये बताएंगे हमें कि इनोवेशन किस तरह से थी या इनोवेशन की कर्व्स क्या थी। इनोवेशन आती है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती है, फिर रिसेशन होती है, फिर फाइनली डिप्रेशन होती है, फिर रिकवर करती है, ये पूरा प्रोसेस जा रहा है। 70s के अंदर अर्ली मैकेनिज्म्स थे, फिर वो नीचे जाने लगे तो एकदम स्टीम पावर इंजन आ गए, तो वो नीचे जाने लगे तो इलेक्ट्रिकल चीजें बनने लग गई। वो नीचे जाने लगी तो फोर्डिज्म, जो हेनरी फोर्ड ने पूरा असेंबली लाइन का सिस्टम बनाया था वो फोर्डिज्म था, तो वो नीचे जाने लगा। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का है, ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है और फिर अनफॉर्चुनेटली कभी ये भी रिसेशन की तरफ जाएगा। मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक मूर्स लॉ का। मूर्स लॉ क्या था कि हर 2 साल के बाद जितने भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर जो इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, सारी दोस्तों भेजते हैं, उनकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर के अंदर ट्रांजिस्टर्स के साइज इतना छोटा हो जाएगा कि मजीद छोटा हम कर नहीं सकते, तो वहां पर जाके उसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो हमें नए तरीके के कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे और वो टाइम दूर नहीं, करीबी अगले 20 सालों में वो टाइम आने वाला है। अब काफी सारे लेट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इमिटेशन करते हैं एज कम्पेयर टू खुद से सोच समझ के फायदा कराएं। वो एक टर्म यूज करूंगा, री इंजीनियरिंग। वो प्रोडक्ट को खोलते हैं जो नया आता है तो उसको समझते हैं, फिर बंद कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा इस तरह से बंद हो रहा है, इस तरह से इसकी वर्किंग है। फिर वो कहते हैं इसके अंदर से हम क्या चीज रिमूव करके क्या चीज ऐड कर सकते हैं तो वो मजीद सस्ता भी बिक जाएगा और क्या कहते हैं कस्टमर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से करके वो प्रोसेसिंग करते हैं। इस तरह से जैसे जापान पहले बड़ी महंगी मशीनरी बनाता था, वो लीडर था इंडस्ट्री का, लेकिन फिर चाइना ने क्या किया, इमिटेशन करनी शुरू की, उस कॉपी को सारा का सारा जो फोकस था वो कॉपी करके उसने री इंजीनियर कर दिया। बाद में वो सस्ते दामों उसने कुछ चीजें रिमूव की और सस्ते दाम बेचना शुरू कर दिया, कस्टमर ने खरीदना शुरू किया। चाइना भी एक सुपर पावर बन गया। अब पैटी एंटरप्रेन्योरशिप और रेंट सीकिंग में क्या डिफरेंस है? पैटी एंटरप्रेन्योरशिप और रेंट सीकिंग क्या है कि आप फायदा सोचो, पैसे का सोचने लग जाओ, आपके लैंड में ये बात ना हो कि सोसाइटल कॉस्ट क्या होगी, अगर दरिया में तेजाब गिरता है तो गिरने दो, फसलें तबाह होती हैं होने दो, हमने अपनी कंपनी का गंद उधर ही फेंकना है, तो ये गलत चीज होगी। उसके अलावा आपका ये तो चलो पॉल्यूशन की पॉल्यूशन की थिंकिंग में आ गया ना, पॉल्यूशन आपने क्रिएट कर दी, लेकिन नहीं सोसाइटल। उसके अलावा क्या होगी, आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है कि उसके अलावा कस्टमर रह ही नहीं सकता, तो वो भी एक तरह से पैटी एंटरप्रेन्योरशिप होगी कि कस्टमर को आपने एक ऐसी चीज के लिए कर दिया जो उसके लिए प्रोडक्टिव भी नहीं है, नुकसानदेह चीज भी है, एडिक्टिव बना दिया है, तो ये एक तरह से गलत चीज होगी और ये भी पैटी एंटरप्रेन्योरशिप और रेंट सीकिंग के अंदर ही आएगी। अब टेक्नोलॉजी वेंचर को
क्यों प्रेफरेंस मिलती है? सबसे पहले तो वैल्यू क्रिएशन होती है, आप कस्टमर के लिए ईज क्रिएट कर देते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो, ईज क्रिएट कर देते हो टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अलावा रेडिकलनेस, एक न्यू चीज आ जाती है बिल्कुल जो पहले से नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। और कभी कभी कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, जैसे डिजिटल कैमरा आया था तो उसने पहले जो कैमरा इंडस्ट्री थी उसको हिला के रख दिया था। और आखिरी जो टेक्नोलॉजी वेंचर होते हैं वो पेटेंट स्कोप, आप उसको पेटेंट कर सकते हो और कुछ अर्से के लिए फायदा उठा सकते हो 10 सालों के लिए। ये पोकेमोन गो भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। अब कंट्रीज को देख लेते हैं, कौन से कंट्रीज ज्यादा इनोवेटिव हैं और कौन से कम है। अब इस इमेज में देख लें, जो कि डार्क तरीन है तो वो इनोवेशन बहुत ज्यादा हाई का है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत हाई है, फ्रांस का भी बहुत हाई स्कोर है, और क्या कहते हैं साउथ कोरिया का भी बहुत हाई स्कोर है। काफी सारी कंट्रीज जिनका बहुत ज्यादा हाई स्कोर है। और उसके साथ साथ हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से काफी सारी कंट्रीज का बहुत लो स्कोर है। पाकिस्तान को तो आप ऑब्जर्व कर लो, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ग्रे हुआ है, मतलब वहां पे इनोवेशन तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही होती है। तो हालात देख लो। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। इट हैज शोन दैट इनोवेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेसेस। काफी सारे हमने ऑब्जर्व किया है कि पॉलिटिकल सोशल प्रोसेसेस की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है ओवरऑल। दूसरे कंट्रीज को भी होता है, जिन कंट्रीज के ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा और सोसाइटी बहुत ज्यादा लेट एक्सेप्ट करती हो नई चीज को, काफी सारे इशू होते हैं। अब टेंजिबल इंटेंजिबल फीचर्स काफी सारे होते हैं, और कोई भी इनोवेशन जो होगी उसको फ्लोरिश करने के लिए फोकस चाहिए होता है। वो टेंजिबल चीज भी हो सकती है, पैसा उसमें लग रहा है यानी, इंटेंजिबल चीज है उस पर टाइम दे रहे हैं लोग यानी, उसकी एक्सेप्टेंस है या नहीं। अब सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस का फोकस होता है उसके अंदर। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट।